आप देख रहे हैं बीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ के स्कूलों में कोरोना की दस्तक अब देखने को मिल रही है। लामा सीनियर गर्ल्स कॉलेज में 2 छात्राएं कोविड पॉजिटिव मिल गई हैं। इंटर कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब 27 अप्रैल को ये गर्ल्स कॉलेज खुलेगा। कॉलेज में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर के बाद अब लखनऊ में भी कॉलेजेस और स्कूल में कोरोना ने दस्तक दे दी है और लखनऊ के गर्ल्स कॉलेज में छात्राएं कोविड पॉजिटिव मिली हैं। 27 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है कॉलेज को और अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ के स्कूलों में अब कोरोना की दस्तक जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ के स्कूलों में कोरोना ने दस्तक दी है। लामा सीनियर गर्ल्स कॉलेज में 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। 2 दिन के लिए इस कॉलेज को बंद किया गया है। 27 अप्रैल को अब ये कॉलेज खुलेगा। अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोविड पॉजिटिव जो बच्चे हैं उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आए हैं। शैलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेश, तमाम एहतियात बरती जा रही है, उसके बाद भी स्कूलों में, कॉलेजेस में कोरोना की दस्तक अब डराने वाली है। क्या एहतियात, अब क्या कुछ और सतर्कता बढ़ेगी लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अब सतर्कता भी बढ़ेगी और लोगों को खुद भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें जो हालात फिलहाल है तो आप देखिए 24 घंटे में 213 नए मामले कोविड के सामने आए हैं, दोहरा शतक, और एक लंबे समय के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो प्रदेश में 24 घंटे में 2 ऐसे लोगों की मौत हुई जो कोविड पॉजिटिव थे बाराबंकी में। जिन आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें पिछले 24 घंटे में जो प्रभावित क्षेत्र जिले रहे हैं तो वो नंबर 1 पर नोएडा, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर लखनऊ। ये वो 4 जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आए हैं इन 213 में, और एक्टिव केस पहुंच गए 1199। लखनऊ के जिस लमाटनियर गर्ल्स कॉलेज की हम बात कर रहे हैं वो लखनऊ का प्रतिष्ठित स्कूल है, पूरे देश में इसका नाम है, और यहाँ पर 2 बच्चों के पॉजिटिव निकलने के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रशासन ने फिलहाल लामाटियर गर्ल्स कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है और जिला प्रशासन ने भी इस चीज को संज्ञान में दिया है और सबसे अपील की है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें। और अगले जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिलसिला स्कूल में शुरू किया गया, अगले 2 दिन तक वहाँ पर ये फिलहाल जारी रहेगा। सब लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी जो उन दोनों स्टूडेंट्स के संपर्क में आए थे, जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनके साथ की जो छात्राएं हैं, उन सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। पूरे कैंपस को सैनिटाइज कराया जा रहा है, यानी एक बार फिर से वही माहौल देखने को मिल रहा है जो आज से कुछ समय पहले जब हम बात करें तीसरी वेव या पहली, दूसरी, तीसरी वेव के दौरान देखने को मिलता था। कुछ परिस्थितियां उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया गया है कोविड कमांड सेंटर। बिल्कुल, एहतियात जो है वो अब बरतने होंगे, प्रशासन बरतेगा, साथ ही साथ आम लोगों को भी ख्याल रखना होगा, कोरोना की इस दस्तक से सजग होना होगा। बने रहिए आप शैलेश हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 213 नए मामले सामने आ गए हैं और सबसे ज्यादा 98 मामले नोएडा में मिले हैं। गाजियाबाद में 56 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आगरा में 15 मरीज, तो लखनऊ में 10 मरीज सामने आए हैं। तो देखिए, धीरे धीरे करके एक बार फिर से कोरोना की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है और 213 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा नोएडा में केस सामने आए हैं, 58 नए केस सामने आए हैं। गाजियाबाद में 56 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। शैलेश सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, देखिए, आम लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि जैसे जैसे कोरोना दस्तक दे रहा है वैसे वैसे अब खतरे की घंटी बज रही है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें तो जो सार्वजनिक स्थान है यहाँ पर मास्क लगाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, दिल्ली के पास के जो जिले हैं वहाँ पर, और इसके अलावा राजधानी लखनऊ में उनमें शामिल है। लेकिन इसके बावजूद देखिए अभी लोगों के स्तर से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम देखें तो अभी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखेगी, ना बहुत ज्यादा लोग मास्क में दिखेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है वो आप कह सकते हैं अलार्मिंग हो चुकी है और जिला प्रशासन जो है वो और इसको लेकर सख्त रुख अख्तियार कर सकता है राजधानी लखनऊ में, खास तौर से अगर हम कहें। और सरकार की तरफ से कल की देखिए जो बैठक होगी मुख्यमंत्री के साथ में जो टीम लाएंगी, तो देखना होगा क्या कोई नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, क्योंकि केसेस की संख्या देखिए लगातार बढ़ रही है। हमने देखा कि प्रदेश में 100 से भी कम कोविड के एक्टिव केस बचे थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो बढ़ते बढ़ते 1200 तक पहुंच गए, 1199, और हर दिन ये संख्या हम देख रहे लगातार बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से अलार्मिंग सिचुएशन है, लोगों को खुद भी अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी कई नई, बिल्कुल, देखिए, शासन प्रशासन को भी सख्ती बरतनी होगी और साथ ही साथ लोगों को भी सतर्क होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब खबर बागपत से है, जहां वेस्टेज रिसाइकलिंग फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देर शाम लगी आग ने आसपास के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहां फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना खेखड़ा इलाके के जिला कारागार के पास की है। तस्वीरें देख लीजिए आप। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौके की स्थिति क्या होगी। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया था। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि गाजियाबाद से भी दमकल विभाग की गाड़ियां बागपत पहुंची आग बुझाने के लिए। तो गाजियाबाद से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची। रिसाइकलिंग फैक्ट्री है दरअसल ये, जिसमें शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है इस भीषण आग की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं आग की। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रिसाइकलिंग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भयंकर आग लगी और फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। और अगली बड़ी खबर कानपुर से, पुलिस और अपराधियों की साठगांठ का मामला सामने आया है। दारोगा का अपराधी के साथ हुक्का पीते फोटो वायरल हुआ है। क्राइम ब्रांच के दारोगा मोहम्मद आसिफ का फोटो वायरल हुआ है। टॉप 10 अपराधी अंकित ओमर के साथ दारोगा का फोटो वायरल हुआ है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब पुलिस और अपराधियों के बीच की जो साठगांठ है वो उजागर हुई है। और इसका सीधा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इसी साठगांठ का नतीजा ये होता है कि अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं रहते और खुलेआम वो वारदातों को अंजाम देते हैं। दारोगा का अपराधी के साथ हुक्का पीते हुए एक फोटो वायरल हो रहा है। क्राइम ब्रांच के दारोगा हैं और ये जो अपराधी है छोटा मोटा अपराधी नहीं है, टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है, जिसके साथ हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं क्राइम ब्रांच के दारोगा। पुलिस और अपराधियों की ये साठगांठ क्या कहलाती है, अब ये बड़ा सवाल है। यूपी पुलिस पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगा है। बाराबंकी में एक शख्स का आरोप है कि वो अपने दादा के भाई की हत्या करने वालों के खिलाफ थाने में मुकदमा लिखवाने आया था, लेकिन पुलिस ने उसे ही थाने में जमकर पीटा। और उसका यह भी आरोप है कि उसके बुजुर्ग दादा को करंट लगा दिया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता है। पीड़ित ने बाराबंकी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह से न्याय की गुहार भी लगाई। तुम्हारा ही भाई मारा गया, उसको मर्डर कर दिया। प्रदेश के भाई साहब के भाई, इसका कह रहे नाम ले लो, आरएसएस का कार्यकर्ता है। बेटा और तू ना फोन बनाना सब कुछ इसको जो है आप लोग कल 11 बजे जाना एसपी साहब के यहाँ, ठीक है? तुम्हारा ही भाई मारा गया, उसको मर्डर कर दिया। का भाई चाचा के हत्या हो गई, हम हमारे जन थाने में तो मदद मांगे यार, उल्टा हम इनका फंसावा जात, वह बयान दिए जन तो बयान नहीं ली, हमका मरने लाग पकड़ ली। हाँ। कैसे मारा, क्या मारा? पट्टन मारी नहीं कैसे का ये सब बने हैं। और तो क्या उल्टा हमका करके करवन पे यहाँ लमसम 100-150 लाठी हमरे मारी नहीं। अच्छा। और ये कान कस के मलिन है, इधर फपड़िया बड़ी सब हमारे से बरत है और विराट है, रावटन मारी है। करंट भी लगाया? नहीं, करंट दादा के लगे हमरे। अच्छा, दादा। तो मेरठ के लिसाड़ी रोड पर दिन दहाड़े साजिद नाम के एक शख्स की सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले मृतक के 3 सगे चाचा बताए जाते हैं। ये सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए। वहीं गुस्साए परिजनों ने लिसाड़ी गेट चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, आज दोपहर बाद की एक घटना है। थाना ब्रह्मपुरी के अंजुम पैलेस क्षेत्र में साजिद नाम के एक युवक को 3 लोगों ने मारपीट करी और सीसीटीवी फुटेज से भी ये चीज़ें सामने आई। उसमें देखा गया कि कुछ नुकीला धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचाई है शरीर पर कई जगह। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहाँ पर कोई इसका विरोध नहीं किया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। जब इनको अस्पताल लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको मिले हैं। क्या ये विवाद के बाद में जानकारी थाने पर आई थी अथवा नहीं, अथवा थाने ने इसमें क्या कार्रवाई करी थी,
आज दोपहर में ये घटना हो गई है। चूँकि इनके परिवार के ये निकट सदस्य हैं, इनको तलाश किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इसमें हमको सफलता मिलने की संभावना है। अमरोहा के हसनपुर के सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जिले भर के पुलिसकर्मियों के साथ एसपी विनीत जायसवाल दंगा नियंत्रण पर मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिसकर्मियों को दंगों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को बचाव और दंगों से निपटने के लिए गुर भी सिखाए गए। देखिए, आपको बता दें कि मॉक ड्रिल आज पूरे प्रदेश भर में पुलिस की देखने को मिली है। कैसे दंगाइयों से निपटना है, कैसे स्थिति को नियंत्रण में करना है, इसकी मॉक ड्रिल आज जगह जगह दिखाई दी गई। अमरोहा में भी आज ये मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से निपटने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गुर सिखाए। तमाम उपकरणों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी सिखाया। यानी आज अमरोहा में दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल पुलिसकर्मियों की तरफ से की गई, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इधर सीतापुर में पुलिस ने अलग अलग अपराधियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर के आरोपी निर्मल और विपिन मिश्रा की कई संपत्तियों को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने बाकायदा मुनादी की, उसके बाद लगभग 20 लाख की संपत्ति को सीज कर लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज कर दी थी। साथ ही उसे 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। सोमवार को कोर्ट की दी गई डेडलाइन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इससे पहले आज आशीष मिश्र ने कोर्ट तक पहुंचकर सरेंडर कर दिया। आगरा में 15 अप्रैल को सैकड़ों लोगों ने रुनकता कस्बे में जिम ट्रेनर साजिद और उसके परिवारजनों के घरों में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही आग लगा दी थी, क्योंकि वो एक दूसरे समुदाय की युवती को भगा ले गया था। दहशत में घटना के वक्त से पूरा परिवार भूमिगत हो गया है, लेकिन अब परिवारजन दोबारा वापस आ चुके हैं। हालांकि परिवार की महिलाएं अभी भी रिश्तेदारों के यहाँ रह रही हैं और ऐसे में साजिद के भाइयों का कहना है कि साजिद से अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। अब क्यों आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है? आगरा के रुनकता कस्बे में साजिद के घर में 15 अप्रैल को कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर आग लगा दी थी, पूरे घर को खाक कर दिया था। और ऐसे में जो पूरा परिवार डरा हुआ था और आगजनी कांड के बाद पूरा परिवार भाग चुका था, लेकिन अब वो परिवार आ चुका है और अब उस परिवार को इंसाफ की आस है कि जो लोगों ने उनका घर जलाया है वो लोग कब सलाखों के पीछे होंगे, उनको कैसे न्याय मिलेगा, ये आज बड़ा सवाल बना हुआ है। इस मामले में 21 लोगों को नामजद किया गया था और सैकड़ों की तादाद में लोग अज्ञात दिखाए गए हैं, लेकिन अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो पूरा जो आपको दिखा रहा हूँ जो वाकया, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पूरा घर है, हमने 15 तारीख को भी दिखाया था किस तरह से इस घर से लपटें उठ रही थी। और अब समय थोड़ा बीत गया है, लेकिन ये जो घर है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से इस घर में आग लगाई गई होगी, किस तरीके से इस घर को पूरी तरह से खाक कर दिया होगा। आप देख सकते हैं कि जले हुए पूरा जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ तमाम जो अलमीरा नज़र आ रही है, तमाम जो तिजोरियाँ कही जा रही हैं, वो पूरा मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ आपका लुट गया या क्या खाक हो गया जलकर। इसमें एक कील भी नहीं बची है, बाकी पूरा घर फट चुका है। ये बगल में मेरे भाई का घर है छोटे का, ये भी सारा फट चुका है अंदर से। करीबन 15 लाख रुपए का नुकसान इस घर में हुआ है। ये कल गेट दोबारा से हमने लगवाए हैं, बाकी सेफ्टी के लिए कुत्ते अंदर बैठे हुए थे इसमें। परिवार के लोगों ने साजिद से वास्ता तोड़ दिया है, नाता तोड़ दिया है और परिवार के लोगों का कहना है कि हमें साजिद से कोई संबंध नहीं रखना। लेकिन दूसरी तरफ परिवार के लोग इंसाफ भी मांग रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिवार के लोग ही हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या लग रहा है? 9 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, पुलिस कह रही है कार्रवाई चल रही है। मैं तो इतना जानता हूँ कि योगी जी की सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। जहाँ भी उपद्रवी हों या कुछ भी हो, तुरंत उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है।
तो अभी तक कम से कम 10-11 दिन हो गए हैं, उनके घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? क्या योगी जी की सरकार पक्षपात कर रही है? उधर यूपी में धर्मांतरण पर सख्ती के बाद भी सिलसिला नहीं रुक रहा। ताजा मामला फतेहपुर के शाह कस्बे का है, जहां दिन दहाड़े युवती को अगवा कर धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। हालांकि युवती की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने युवती को तो बचा लिया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं शाह विधायक विकास गुप्ता और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने धर्मांतरण आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की बात कही है। यहाँ से जैसे हमने कपड़े के लिए गए दुकान, वैसे ही पीछे से बाइक वाले आए और हमको बिठा कर ले गया सैयद बाबा की तरफ, और वहाँ पे शादी के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए बार बार बोलने लगे। जैसे ही इधर से मेरा भाई और वो गए, वैसे ही वहाँ पे छोड़ के फरार हो गए। पुलिस से शिकायत किया आपने? हाँ किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। बोले जब मिलेगा तो पकड़ के लाएंगे और जेल भेजेंगे। मामला हमने भी समाचार पत्र में आज देखा है और उसमें संज्ञान में लिया है, और धर्म परिवर्तन तो निंदनीय है और एक अपराध के श्रेणी में आता है। और मैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करूंगा, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और नहीं हो पाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी कहूँगा इस पर जाँच कराकर, और जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। थाना गाजीपुर पर एक लड़की को जबर अगवा करने का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं धर्मांतरण कराने का भी प्रयास किया गया था। अभियोग को तरमीम कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की, जहां 1 हफ्ते में बिजली कटौती की समस्या का समाधान हो जाएगा, ये कहना है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार का। यूपीसीएल का दावा क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती की समस्या अब जल्द ही खत्म होने वाली है। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर मची त्राही का समाधान ढूंढ लिया गया है। अब उद्योगों के साथ साथ घरों को भी पूरी रोशनी मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का दावा है कि उत्तराखंड में 1 हफ्ते में बिजली कटौती की समस्या खत्म हो जाएगी। कमी दूर करने के लिए बिजली की खरीद हो रही है। यूपीसीएल हर दिन 15 करोड़ की बिजली खरीद रहा है। हर दिन 45 मिलियन यूनिट की मांग हो गई है। यूपीसीएल कई महीनों से रिकॉर्ड राजस्व वसूली भी कर रहा है। उधर भारी बिजली कटौती के पीछे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो वजह बताई है, आप भी सुन लीजिए। हमारी इस समय वर्तमान में 44 मिलियन यूनिट से लेकर 45 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इन्हीं ईयर्स में पिछले साल 39 मिलियन यूनिट होती थी। 6 मिलियन यूनिट का सर्ज आया है बिकॉज ऑफ गर्मी जल्दी आ गई। उतना आसानी से नहीं किया जा सकता। येस वी हैव प्रेडिक्टेड, और इसीलिए हम लोगों ने पहले से टाई अप्स किए हैं, और वही रीजन है कि हम लोग इस समय कंट्री में वी आर द बेस्ट इन सप्लाइंग द पावर। उत्तराखंड में बिजली कटौती की समस्या इतनी बढ़ गई है कि हर दिन लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्मोड़ा में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया। आज आश्चर्य होता है, पिछले कांग्रेस के सरकार में जब 24 घंटा पूरे प्रदेश को बिजली मिला करती थी, आज 6-6, 8-8 घंटा विद्युत कटौती करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा प्रदेश आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में और जिला मुख्यालय में सरकार का पुतला फूंकने का काम किया गया है। इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बिजली कटौती को लेकर धामी सरकार पर सवाल उठाए थे। छात्र परेशान है और लगभग 8 से लेकर के 10 घंटे तक की कटौती कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आई। अब मैंने इसके खिलाफ पहले भी आवाज़ बुलंद की थी, और आज मैंने एक निजी प्रयास है, एक सीनियर सिटीजन के नाते ये गैर राजनीतिक प्रयास है मेरा, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ताकि सरकार अपनी कमियों को देख सके। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे जनता को, आम आदमी को, उद्योगों को, किसानों को। लेकिन आज
सारे उनके जो वायदे थे वो फेल हो गए हैं और निश्चित रूप से बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। ये बोझ जनता पर डाल दिया गया है। हालांकि बिजली संकट पर मुख्यमंत्री धामी पहले ही ऊर्जा विभाग के साथ बैठक कर चुके हैं। इस दौरान बिजली संकट पर बैकअप प्लान तैयार न करने पर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। फिलहाल उत्तराखंड में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बिजली की जितनी जरूरत है उससे बिजली का कहीं कम उत्पादन हो रहा है। एक तरफ उद्योगों में उत्पादन पर असर पड़ रहा है तो वहीं आम जनता भी परेशान है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और इसी के साथ प्रदेश 360 में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। नमस्कार।